अरेंज द फॉलोइंग 4 स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन इन प्रॉपर सीक्वेंस विदाउट whom द कम्युनिकेशन प्रोसेस कैन नॉट बी कंप्लीटेड। थिंक अबाउट के बारे में अगर किसी तरह का क्वेश्चन है तो वो आपका एजेंडा सेटिंग थ्योरी का ही क्वेश्चन रहेगा। तो किसी तरह का भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से कर लेंगे अगर इसके पीछे के लॉजिक और इसके पीछे के थ्योरी को आप अगर जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर गुप्ता एकेडमी। आज हम लोग कम्युनिकेशंस के बारे में समझेंगे। कम्युनिकेशन ऐसा चैप्टर है जिससे हर बार क्वेश्चंस पूछा जाए। कम्युनिकेशंस क्या होता है, उसके इंपॉर्टेंस क्या है, उनके कौन कौन से स्टेप हैं, कम्युनिकेशन के नेटवर्क क्या है, कम्युनिकेशंस के टाइप क्या हैं, उनके बैरियर क्या हैं, बैरियर को कैसे रिजॉल्व किया जाता है, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशंस के लिए क्या क्या आवश्यकता है, इन सभी को इस चैप्टर से समझेंगे। कम्युनिकेशन आपका यूजीसी नेट पेपर 1 का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर और इससे स्ट्रेट फॉरवर्ड भी क्वेश्चन रहता है, थोड़ा लॉजिकल बेस भी क्वेश्चन रहता है। अगर आप समझ लिए इसको पॉइंट बेसिस से तो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा, आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगा। इसके पीछे का लॉजिक समझना पड़ेगा कि कम्युनिकेशंस को क्यों यूजीसी अपने सिलेबस में रखा है। क्योंकि जब आप नेट का एग्जाम पास कर जाते हैं तो आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आपकी अगर सिलेक्शन हो जाती है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं तो आपको एक ऑफिस में भी जाना पड़ेगा, क्लासरूम में भी जाना पड़ेगा, एक रिसर्च के रूप में आपको रिसर्च का रोल अदा करना पड़ेगा। तो इन सभी जगहों पे कम्युनिकेशंस को कितना बेहतर तरीके से किया जाए, इसके लिए कम्युनिकेशन चैप्टर को आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। कम्युनिकेशंस में हम लोग ये समझते हैं कि कौन सा वर्बल कम्युनिकेशन है, कौन नॉन वर्बल है, कौन रिटन कम्युनिकेशन है, क्योंकि इन सभी की आवश्यकता आपको एक ऑफिस, एक क्लासरूम या एक रिसर्च कंप्लीट करने के दौरान ज़रूरत पड़ता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कम्युनिकेशन होता क्या है। कम्युनिकेशन मतलब जब इंफॉर्मेशन, आइडिया और फीलिंग को शेयर किया जाए तो इसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। यह लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर से लिया गया जिसका मतलब होता है टू शेयर करना, मतलब बातों को शेयर करना या फीलिंग को शेयर करना या आइडिया को शेयर करना। ये एक दूसरे को मदद करता है समझने में। साथ ही कम्युनिकेशन 3 तरह का होता है, वर्बल, नॉन वर्बल और रिटेन। इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का क्या महत्व है। पहला, ये रिलेशनशिप को बिल्ड करता है। दूसरा, अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करता है। तीसरा, हमारा आइडिया और इमोशन को शेयर करने में मदद करता है। एजुकेशन, बिजनेस और सोसाइटी के लिए ये इसेंशियल होता है। बेसिक एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की मूल अवधारणा। पहला है प्रायोरिटाइजिंग आवर सेंस, अपने सेंस को प्रायोरिटी देना। जब आप कम्युनिकेशन करते हैं तो आपका बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर, आई कांटेक्ट का यूज किया जाता है। साथ ही लिसनिंग इज ए इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो लिसनिंग होता है। फीडबैक हमको मदद करता है अंडरस्टैंडिंग में, मतलब कि आपके जो कम्युनिकेशन किया गया वो अगला ने कितना समझा, बेटर अंडरस्टैंड किया या नहीं, उसको हम लोग फीडबैक से पता करते हैं। सेकेंड है साइन एंड सिंबल। साइन और सिंबल में अंतर क्या है कि साइन जो है वो डायरेक्ट मीनिंग को रिफ्लेक्ट करता है, जबकि सिंबल जो है वो आइडिया और फीलिंग को रिफ्लेक्ट करता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। रेड ट्रैफिक लाइट जो होता है वो आपको क्लियर मीनिंग बता रहा है कि आपको रुकना है, मतलब स्टॉप का आपका इंडिकेशन रेड ट्रैफिक लाइट है। लेकिन रेड रोज हमको दिखाता है कि लव, कितना हम उससे प्यार करते हैं, उस चीज को, मतलब ये फीलिंग को इंडिकेट कर रहा है। और है हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन पूरा क्लियर कट होना चाहिए और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। जो हम वर्ड्स को यूज कर रहे हैं, जो लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं, वो ऑडियंस को समझ में आना चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। पहला, एक्टिव लिसनिंग, लिसनिंग पूरी तरह से एक्टिव होना चाहिए। दूसरा है एम्पैथी। तीसरा एलिमेंट जो है नॉन वर्बल क्यू हो। चौथा, हमारा टाइमली रिस्पॉन्स हो। पांचवा, रिस्पेक्ट हो। छठा, आपका कॉन्शियसनेस हो। सातवां, हमारा गोल ओरिएंटेड इंटरेक्शन हो। चौथा एस्पेक्ट मॉडर्न एज कम्युनिकेशन है, मतलब कम्युनिकेशन आज की दुनिया में बहुत ही फास्ट और टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया। आज सबके पास 5G मोबाइल, 4G मोबाइल है, प्लस इंटरनेट है, जिसके चलते वो सोशल मीडिया से एकदम कनेक्टेड है। 1 महीना पहले कॉकरोच जनता पार्टी का फॉर्म किया गया, अभी करोड़ों फॉलोअर्स हो गए। उनकी आइडिया को लोगों के बीचों में शेयर किया जा रहा है। दैट मीन्स कि आप दूसरे तक बहुत ही आसान तरीके से पहुंच सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले आप किसी के पास कुछ फीलिंग पहुंचाना पड़ता था तो उसके लिए आपको राइट में लिख करके भेजना पड़ता था। पहले लोग पत्र लिखते थे, लेटर लिखते थे, मनी ऑर्डर करते थे, तब आपका कम्युनिकेशन होता था। लेकिन आज वैसा नहीं है। इनमें इंक्लूड क्या था, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सभी से आप वाकिफ हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आप बैठे बैठे दूसरे यहाँ से जूम से आप पढ़ा सकते हैं, दूसरे से आप मीटिंग कर सकते हैं, गूगल मीट से कर सकते हैं। ब्लॉगिंग हो गया, वी व्लॉगिंग हो गया, वर्चुअल रियलिटी हो गया, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी हो गया, पॉडकास्टिंग हो गया, इन सभी से आप दूसरे तक कम्युनिकेशंस को आराम से पहुंचा सकते हैं। कम्युनिकेशंस के कई प्रकार हैं, उनके बांटने के अलग अलग बेस हैं। पहला बेस हमारा है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के आधार पर कम्युनिकेशंस को 2 भागों में बांटा गया। पहला बोलता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन,
दूसरा होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन वैसे कम्युनिकेशंस को कहते हैं जो विद इन ऑन सेल्फ होता है और इन्वॉल्व सेल्फ थिंकिंग एंड सेल्फ एनालाइजिंग, जिसमें हमारा सेल्फ अपना थिंकिंग अपना एनालिसिस अगर इन्वॉल्व हो तो उसे हम लोग इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशंस के अंतर्गत रखेंगे। इसके मुख्य फीचर जो हैं वो सेल्फ टॉकिंग एंड सेल्फ लिसनिंग, मतलब अपने से बात करना और अपने को सुनना। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशंस के मेन फीचर जो है वो पहला है सेल्फ टॉकिंग, मतलब अपने आप में बात करना, सेल्फ लिसनिंग मतलब अपने आप को सुनना। इसमें इंक्लूड किया जाता है रिफ्लेक्शन, मेडिटेशन एंड इंट्रोस्पेक्शन। ये हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में तथा प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी ये आपको मदद करता है। और लास्ट जो फीचर है वो है एक्सटर्नल थॉट, जो आपका आंतरिक जो सोच होता है उसे हम एक्सपोज नहीं कर सकते हैं एक्सटर्नली बाहर में। इसका एग्जाम्पल जो है वो थिंकिंग बिफोर स्पीकिंग, बोलने से पहले सोचना, टॉकिंग ऑन सेल्फ अपने आप से बोलना, प्रेयर या मेडिटेशन, इन सभी को आपको इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशंस के अंतर्गत रखा जाता है। मतलब आपके अंदर से जो बात होता है, कोई भी बात आप बोलते हैं तो उसके पहले आप अपने आप को झांकते हैं कि मैं इससे कैसे प्रस्तुत करूं, तो उसे हम लोग इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशंस के अंतर्गत रखेंगे। सेकेंड जो है वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस है, मतलब कम्युनिकेशन बिटवीन टू एंड मोर पीपल, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में अगर कम्युनिकेशन किया जाए तो उसे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस कहेंगे। ये यूजुअली फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करे या एक व्यक्ति अपने आइडिया को दूसरे व्यक्ति तक शेयर करे तो उसे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस के अंतर्गत रखा जाएगा। मेन फीचर क्या है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का? फर्स्ट है डायनामिक कम्युनिकेशन, मतलब कंटिन्यूअस एक्सचेंज द आइडिया एंड फीलिंग, आप अपना आइडिया और फीलिंग को कंटिन्यूअस एक्सचेंज करते हैं। इसमें इंटरनली कुछ नहीं होता है, इसमें आपको एक्सटर्नली एक्सपोज करना होता है, एक्सटर्नली आपको इंटरेक्ट करना होता है, इंटरनली इसमें इंटरेक्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये टू वे प्रोसेस होता है, मतलब बोथ सेंडर और रिसीवर दोनों इसमें पार्टिसिपेट होते हैं, जबकि इंट्रापर्सनल में आप खुद अपने आप से बात करते हैं, लेकिन इंटरपर्सनल में आपको दो व्यक्ति का होना आवश्यक है, एक सेंडर होगा एक रिसीवर होगा। थर्ड जो फीचर है वो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, मतलब कैन बी ऑकर इन ऑफिशियली एंड कैजुअली सेटिंग, मतलब ये फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है। मल्टीपल मीडियम, मतलब इसमें आप वर्ड्स को यूज कर सकते हैं, गेस्चर्स को यूज कर सकते हैं, मतलब अपनी फीलिंग्स को आप आइडिया या बॉडी लैंग्वेज से समझा सकते हैं, या फेशियल एक्सप्रेशन या फिर साउंड, इन सभी को आप यूज कर सकते हैं। ये सभी इसके मीडियम है। इमीडिएट फीडबैक, मतलब क्विक रिस्पांस फ्रॉम द रिसीवर, रिसीवर से एकदम फास्ट आपका फीडबैक आता है या रिस्पांस आता है। इमोशनल अपील, क्रिएट इमोशनल कनेक्शन बिटवीन द पीपल, पीपल के बीच में इमोशनल कनेक्शन बनाया जाता है। म्यूचुअल रिलेशनशिप, मतलब डिपेंड ऑन द स्टेटस, रोल एंड कम्युनिकेशन स्किल, मतलब इसमें आपका डिपेंड करता है कि रिलेशनशिप कैसा है, स्टेटस, रोल, कम्युनिकेशन स्किल के आधार पे। वाइड स्कोप, मतलब इसमें यूजुअली इन मीटिंग, डिस्कशन, पर्सनल इंटरेक्शन, इन सभी में इसका यूज होता है। जब आप मीटिंग करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तब आप इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस को यूज करते हैं। अब हम लोग दूसरा जो बेस है वो है आपका चैनल। चैनल के बेस पे कम्युनिकेशंस को दो भागों में बांटा गया। पहला बोलता है वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा बोलता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन वैसे कम्युनिकेशंस को कहेंगे जहां वर्ड का यूज होता है और जहां पे स्पोक, बोल करके या लिख करके कंप्लीट किया जाता है, तो वैसे कम्युनिकेशंस को वर्बल कम्युनिकेशन में रखा जाता है। वर्बल कम्युनिकेशन भी दो प्रकार का होता है, पहला होता है ओरल, दूसरा होता है रिटेन। एग्जाम्पल के रूप में अगर स्पीच देते हैं तो आपका वर्बल कम्युनिकेशन है, लेक्चर देते हैं तो भी वर्बल कम्युनिकेशन है, लेटर लिखते हैं तो भी वर्बल कम्युनिकेशन है, और अगर ईमेल करते हैं तो ये भी वर्बल कम्युनिकेशंस के अंतर्गत आएगा। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किसको कहेंगे? जहाँ पे विदाउट वर्ड, बिना वर्ड से वो कम्युनिकेशंस कंप्लीट किया जाता है। जैसे फेशियल एक्सप्रेशन, आप जब कम्युनिकेशंस करते हैं तो आपका फेशियल एक्सप्रेशन एक्सपोज होता है, तो उसे हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहेंगे। बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, गेस्चर, ये सभी आपके नॉन वर्बल के इंडिकेशंस हैं। नॉन वर्बल के कुछ इंपॉर्टेंस है। पहला, एक्सप्रेस इमोशन एंड फीलिंग, आप इमोशन और फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। कभी कभी देखे होंगे जब मोदी जी बात करते हैं तो आप उनकी भाषण को सुनेंगे तो कभी कभी वो भावुक हो जाते हैं, तो इसका मतलब है वो अपना जो कम्युनिकेशंस कर रहे हैं वहाँ आप इमोशन हो गए और फीलिंग दर्शा रहे हैं। दैट मीन्स कि ऐसे कम्युनिकेशंस को नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस कहा जाता है।
सपोर्ट वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब नॉन वर्बल जो है वो वर्बल कम्युनिकेशंस को सपोर्ट करता है। अब हम लोग वर्बल कम्युनिकेशंस के कुछ टाइप हैं उनको देखते हैं। पहला बोलता है ओरल कम्युनिकेशंस, मतलब यूज स्पोकन वर्ड, अगर हम लोग वर्ड्स को यूज करके, मतलब इसमें हम लिख नहीं रहे हैं, इसे हम लोग ओरल कम्युनिकेशंस कहेंगे। इसमें इंक्लूड किया जाता है फेस टू फेस टॉकिंग, अगर हम फेस टू फेस बात कर रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं, वीडियो कॉल्स कर रहे हैं या फिर चैट कर रहे हैं। जो ओरल कम्युनिकेशन होता है वो फास्ट और डायरेक्ट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन होता है, मतलब ये फास्ट होता है, जल्दी कंप्लीट किया जाता है और ये डायरेक्ट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन होता है। फीचर ऑफ इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन, पहला बोलता है पिच एंड वॉल्यूम, मतलब वॉइस शुड बी क्लियर और प्लीजेंट होना चाहिए। दूसरा टू लाउड एंड टू सॉफ्ट वॉइस अफेक्ट कम्युनिकेशंस, मतलब आपका जो वॉइस होता है वो लाउड होना चाहिए, सॉफ्ट भी होना चाहिए और इफेक्ट जो कम्युनिकेशंस को इफेक्ट करे। रेट क्या है कि स्पीकिंग स्पीड शुड बी बैलेंस, जो आप बोल रहे हैं उसका स्पीड को बैलेंस करना। दूसरा वेरी फास्ट एंड वेरी स्लो स्पीच क्रिएट कन्फ्यूजन, आपको बहुत फास्ट भी नहीं बोलना और बहुत स्लो भी नहीं बोलना, अगर ऐसा करते हैं तो कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है। क्लियरिटी एंड आर्टिकुलेशन, मतलब प्रोनाउंस जब करेंगे तो आपका एकदम साफ साफ होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। दूसरा कहता है वर्ड्स शुड बी क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल, जैसा आप वर्ड यूज कर रहे हैं उसको एकदम क्लियर और अंडरस्टैंडेबल, मतलब समझ वाला हो। लास्ट फीचर जो है वो पैरा लैंग्वेज, मतलब वैसे लैंग्वेज जो टोन, पिच, आपका पाउज एंड वॉल्यूम, इन सभी पे फोकस किया जाता है और हेल्प करता है एक्सप्रेस इमोशन एंड मीटिंग। ओरल कम्युनिकेशंस का लिमिटेशंस क्या है कि कल्चरल डिफरेंस में क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट कर सकता है। सेकंड जो हमारा है वर्बल कम्युनिकेशन, वो है आपका रिटेन कम्युनिकेशन, मतलब यूज रिटेन वर्ड्स एंड सिंबल, इंक्लूड किया जाता है इसमें लेटर, ईमेल, नोटिस, रिपोर्ट्स, पोस्टर, न्यूज़लेटर, ये सभी आपके रिटेन कम्युनिकेशंस के अंतर्गत आते हैं। ये क्रिएट करता है परमानेंट रिकॉर्ड को, जब आप लेटर लिखते हैं तो वो परमानेंट रिकॉर्ड हो गया, लेकिन ओरल कम्युनिकेशंस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ सिर्फ वर्ड्स को स्पोक करते हैं, बोलते हैं, उसमें कोई रिकॉर्ड नहीं बनता है। रिटन कम्युनिकेशंस का एडवांटेज है कि इजी टू स्टोर एंड रिव्यू, आप इसको स्टोर कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन ओरल में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। हेल्प इन फॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशंस में ये मदद करता है। यूजफुल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये मददगार होता है। डिसएडवांटेज क्या है कि नो इमीडिएट फीडबैक, इसका कोई इमीडिएट फीडबैक नहीं होता है। टेक मोर टाइम देन ओरल कम्युनिकेशंस, ओरल कम्युनिकेशन से ज्यादा समय ये लेता है, क्योंकि ओरल कम्युनिकेशन में आपको स्पीक करना, बोलना है, लेकिन इसमें आपको राइट करने की आवश्यकता पड़ता है, इसलिए इसमें ज्यादा समय लेता है। ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन में कुछ अंतर है जिसको हम लोग देखते हैं। पहला बोलता है कि ओरल कम्युनिकेशन जो होता है वो कन्वर्सेशन होता है, जबकि रिटन कम्युनिकेशन लेटर या मेमो जो होता है, मतलब लिखा हुआ होता है। ओरल कम्युनिकेशन लेक्चर होता है, जबकि ये सर्कुलर्स होता है। ये मीटिंग्स होता है, जबकि ये न्यूज लेटर होता है। रेडियो ओरल कम्युनिकेशंस का उदाहरण है, जबकि हैंडबुक या मैनुअल आपका रिटन कम्युनिकेशंस का उदाहरण है। इसमें ओरल कम्युनिकेशन जो होता है वो शॉर्ट सर्किट होता है, जबकि रिटन कम्युनिकेशन पोस्टर होता है, बुलेटिन बोर्ड्स होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो कि हम ऊपर देख चुके हैं, उसके कुछ टाइप्स हैं। पहला है फेशियल एक्सप्रेशन, शो द इमोशन लाइक द हैप्पीनेस, सैडनेस या एंगर या फिर फियर। आप खुश हैं तो आपका हैप्पीनेस दिखेगा, आप दुखी हैं तो सैडनेस दिखेगा, एंगर है, आप बहुत गुस्सा में हैं तो इस सब आपका फेशियल एक्सप्रेशन के अंतर्गत आता है। स्माइलिंग क्रिएट ए पॉजिटिव फीलिंग, पॉजिटिव फीलिंग को क्रिएट करता है। दूसरा जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो पोस्चर है, मतलब बॉडी पोजीशन रिफ्लेक्ट द कॉन्फिडेंस एंड एटीट्यूड, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है उस चीज से पता चलता है कि आप कॉन्फिडेंट है। दूसरा बोलता है कि गुड पोस्चर इंप्रूव द कम्युनिकेशन, अगर आपका पोस्चर गुड रहेगा तो कम्युनिकेशन स्वाभाविक है इंप्रूव करेगा। गेस्चर कहता है मूवमेंट ऑफ हैंड एंड बॉडी, जब आप पढ़ाते हैं या फिर आप किसी स्पीच को देखे होंगे नेता लोग का, तो वहाँ देखते होंगे वो हाथों को इधर उधर करते हैं, या पढ़ाते वक्त हाथों का मूवमेंट करना, वो आपका गेस्चर के अंतर्गत आता है। हेल्प द एक्सप्लेन आइडिया क्लियरली, क्लियरली आपको अगर आइडिया को एक्सप्लेन करना है तो इसके लिए आपको गेस्चर का यूज करना पड़ेगा। आई कॉन्टैक्ट, आई कॉन्टैक्ट दिखाता है कि आपका अटेंशन और कॉन्फिडेंस कितना हाई है। और इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन, जब आप कन्वर्सेशन करते हैं तो उस समय आई कॉन्टैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्पेस, द प्रॉपर डिस्टेंस शुड बी मेंटेन व्हाइल द
कम्युनिकेटिंग, जब कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना आवश्यक होता है, उसे हम लोग स्पेस कहते हैं। स्टैटिक फीचर ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, पहला बोलता है डिस्टेंस, मतलब फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन द पीपल एंड ड्यूरिंग कम्युनिकेशंस, कम्युनिकेशन के समय आपका फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए। ये दिखाता है रिलेशनशिप, कंफर्ट एंड अटेंशन को। सेकेंड है ओरिएंटेशन, मतलब द वे ऑफ पीपल पोजिशन देमसेल्फ एंड फेस टू फेस पोजिशन सॉ द इंटरेस्ट एंड कोऑपरेशन। थर्ड कहता है कॉन्टैक्ट, मतलब इंक्लूड द हैंड शेक, कॉन्टैक्ट मतलब इंक्लूड द हैंडशेक, हग, टचिंग, कम्युनिकेट द फीलिंग एंड इमोशंस। पोस्चर बोलता है कि बॉडी पोजीशंस ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन रिफ्लेक्ट द कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड्स एंड इमोशंस, मतलब आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस आपका फुल्ली आपके बॉडी पोजीशंस और आई कांटेक्ट इन सभी पे फोकस करता है। विजुअल कम्युनिकेशन मतलब इनहांसिंग द आइडिया थ्रू द इमेज, इमेज के द्वारा अपने आइडिया को इनहांस करते हैं तो उसे विजुअल कम्युनिकेशन कहा जाता है। यूज ऑफ विजुअल एड्स टू कम्युनिकेट आइडिया एंड इंफॉर्मेशन, अगर आप आइडिया और इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए, उसको समझाने के लिए किसी विजुअल एड्स को अगर यूज करते हैं तो उसे हम लोग विजुअल कम्युनिकेशंस कहते हैं। एग्जांपल के रूप में साइन या डायग्राम एंड चार्ट्स हो गया, सैम्बल्स हो गया, इलस्ट्रेशंस हो गया या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स हो गया, इन सभी के माध्यम से अगर हम आइडिया और इंफॉर्मेशंस को शेयर करते हैं तो उसे हम विजुअल कम्युनिकेशंस के अंतर्गत रखेंगे। विजुअल कम्युनिकेशंस का इंपॉर्टेंट है कि ये मेक कम्युनिकेशंस मोर अट्रैक्टिव एंड क्लियर, ये अट्रैक्टिव और क्लियर होता है। दूसरा बोलता है ये समझने में आसान होता है, इजी टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर, याद करने में आसान होता है। कम्युनिकेशन इम्पैक्ट, मेहराबियन मॉडल बोलता है कम्युनिकेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 7% आपको वर्ड पे दिया जाता है, 38% आपको वॉइस और टोन पे दिया जाता है एंड 55% बॉडी लैंग्वेज पे दिया जाता है। जो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, मान लीजिए आप स्पीच दे रहे हैं या आप क्लास ले रहे हैं तो वर्ड का जो परसेंटेज है वो आपका 7% ही है। दूसरा आप उसमें किस तरह का वॉइस या टोन यूज कर रहे हैं तो आपका वो 38% है। आप किस तरह का अपना बॉडी लैंग्वेज वहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज आपका आधा से ज़्यादा मतलब 55% से ज़्यादा आपका बॉडी लैंग्वेज मैटर करता है एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन को बनाने में। कंक्लूजन क्या निकला कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन प्ले मेजर रोल इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है तो आपका बॉडी लैंग्वेज जो है मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक बड़ा रोल प्ले करता है। कोड इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में कौन कौन से कोड यूज किए जाते हैं। पहला बोलता है रूल एंड सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट के लिए रूल और सिंबल का यूज करना। दूसरा हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द मैसेज क्लियरली, मैसेज को क्लियरली अंडरस्टैंड करना है। फॉर्मल कम्युनिकेशन और नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन कम्युनिकेशंस के ही प्रकार हैं। पहला फॉर्मल कम्युनिकेशन इज ए स्ट्रक्चर एंड ऑफिशियल इंफॉर्मेशन फ्लो थ्रू द फिक्स्ड चैनल इन एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स चैनल से स्ट्रक्चर वे में, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर वे में इंफॉर्मेशन को फ्लो किया जाता है तो उसे हम लोग फॉर्मल कम्युनिकेशन कहेंगे। मतलब एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा दिया गया है, उस ढांचा के अनुसार एक फ्लो दिया गया है, उस फ्लो के आधार पे कम्युनिकेशंस को कंप्लीट किया जाता है। फॉर्मल कम्युनिकेशंस के फीचर्स क्या है, ये कंट्रोल फ्लो होता है, जो फ्लो होता है इसका कंट्रोल होता है, मतलब कम्युनिकेशंस फ्लो फिक्स्ड रूल्स एंड हायरार्की, मेंटेन द डिसिप्लिन एंड ऑर्डर, ऑर्डर और डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए कंप्लीट करता है। हायरार्किकल स्ट्रक्चर क्या है कि इंफॉर्मेशन मूव फ्रॉम टॉप लेवल टू लो लेवल एम्प्लॉई या फिर एवरी वन नो देयर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर गाइडेंस, एम्प्लॉय फॉलो द फॉर्मल कम्युनिकेशन रूल, जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है उसके रूल को क्लियरली फॉलो करना होता है। हेल्प द अवॉइड कंफ्यूजन, अवॉइड करने में ये मदद करता है। कम्युनिकेशन टूल्स क्या हैं, पहला बोलता है मीटिंग, ये आपका कम्युनिकेशन टूल है। कॉन्फ्रेंस, लेटर, स्पीच, ईमेल, ये सारे आपके कम्युनिकेशन टूल्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बोलता है कॉन्टेक्स्ट, मतलब टेक प्लेस ड्यूरिंग द कैजुअल कन्वर्सेशन एंड ग्रुप डिस्कशन। सेकेंड बोलता है डायनामिक नेचर, मतलब फ्लेक्सिबल और फ्री फ्लो कम्युनिकेशन। फ्री फ्लो मतलब कहीं पे भी ये फ्लो कर सकता है, टॉप से बॉटम या टॉप से मिड, मतलब फ्लो का इसका कोई रूल नहीं होता है, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। नॉट फिक्स्ड रूट, इसका कोई रूट फिक्स नहीं होता है, अनऑफिशियली होता है, वो कहीं से कहीं मूव कर सकता है, इसका कोई भी रूट
फिक्स नहीं किया जाता है। एब्सेंस द पेपर ट्रायल के लिए भी एब्सेंस होता है, मतलब यूजुअली नो रिटेन रिकॉर्ड एग्जिस्ट, आपका रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं होता है। बोलता है डिफरेंट फॉर्म, मतलब ये कैन बी ओकर इन मेनी पैटर्न, ऐसा नहीं कि एक ही पैटर्न में होगा, ये कई तरह का फाइन आप देखते ही होंगे किसी भी ऑफिस में कई तरह का हो सकता है, कोई भी पैटर्न को फॉलो कर लेता है। टाइप ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस में देखेंगे कि ग्रैपिवियन मतलब इंफॉर्मेशन स्प्रेड सोशली अमंग द एम्प्लॉय के बीच में एकदम सोशली स्प्रेड हो जाता है, मतलब आपका फैल जाता है। बोलता है गॉसिप, वन पर्सन शेयर द इंफॉर्मेशन विथ अदर, एक आदमी दूसरे आदमी को इंफॉर्मेशन को शेयर करता है। सिग्नल स्ट्रैंड मतलब इंफॉर्मेशन पासेस फ्रॉम द वन पर्सन टू अनदर इन ए चेन के माध्यम से वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इंफॉर्मेशन पास होता है। क्लस्टर नेटवर्क मतलब वन पर्सन शेयर इंफॉर्मेशन विथ द सेलेक्टेड पीपल को इन्फॉर्मेशन शेयर करता है कोई एक पर्सन। प्रोबेबिलिटी चेन मतलब इन्फॉर्मेशन जो होता है वो स्प्रेड रैंडमली अमंग द पीपल, आपका रैंडमली इंफॉर्मेशन को स्प्रेड किया जाता है लोगों के बीच में। इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस के कुछ इंपॉर्टेंस है, ये कहता है बिल्ड द फ्रेंडली रिलेशनशिप, ये फ्रेंडली रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए किया जाता है। इनकरेज टीमवर्क को इंकरेज करने के लिए, फास्ट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन फास्ट करने के लिए, एंड क्रिएट द कंफर्टेबल एंड वर्क इन्वायरमेंट को कंफर्टेबली क्रिएट करने के लिए आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस को किया जाता है। थर्ड जो क्लासिफिकेशन का बेसिस है वो है डायरेक्शन के आधार पर कम्युनिकेशंस को 3 भागों में बांटा गया है। पहला बोलता है वर्टिकल कम्युनिकेशंस, दूसरा बोलता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन और तीसरा बोलता है डायगोनल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन मतलब ऐसे कम्युनिकेशन जो अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड में कंप्लीट किया जाए, मतलब बॉटम टू टॉप अगर कंप्लीट किया जाए तो उसे अपवर्ड कम्युनिकेशन कहेंगे, और डाउनवर्ड में कहता है टॉप टू बॉटम किया जाए तो उसे हम लोग डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहेंगे। इसका इंपॉर्टेंस है कि मेंटेन द डिसिप्लिन एंड ऑफिशियल स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन को मेंटेन करता है। सेकेंड हमारा है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन वैसे कम्युनिकेशंस को कहेंगे जो कलीग और पीयर के बीच में कंप्लीट किया जाता है, जिसका लेवल आपका बराबर होता है। मान लीजिए सेम लेवल के मैनेजर आपस में कम्युनिकेट करते हैं या सेम क्लास के बच्चे आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो उसे हम लोग हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशंस के अंतर्गत रखेंगे, मतलब लेवल दोनों का सेम है। इसका फीचर है कि ये इंक्लूड बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन दोनों में इंक्लूड किया जाता है। ये इम्प्रूव करता है टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशंस को, बिल्ड करता है पॉजिटिव वर्क प्लेस कल्चर को। डायगोनल कम्युनिकेशन वैसे कम्युनिकेशंस को कहेंगे जो अक्रॉस द डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड डिफरेंट लेवल के बीच में अगर कंप्लीट किया जाए तो उसे हम लोग डायगोनल कम्युनिकेशंस के अंतर्गत रखेंगे। इसका फीचर्स क्या है, ये रिमूव द कम्युनिकेशन बैरियर को रिमूव करता है। इम्प्रूव रिलेशनशिप अमंग द एम्प्लॉय के बीच में ये रिलेशनशिप को इम्प्रूव करता है और हेल्प द बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। बैरलॉस SMCR मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को समझेंगे जो कि 1960 में डेवलप किया गया है। मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, जो कम्युनिकेशन के प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है उसी को हम लोग मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें SMCR मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो कि डेवलप किया है डेविड बैरलो ने, इसीलिए इसे डेविड बैरलोस SMCR मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। SMCR को फुल फॉर्म हो गया, S मतलब सोर्स, M फॉर मैसेज और C फॉर चैनल और R फॉर रिसीवर, मतलब जो सोर्स है जो सेंडर है वो आपका S हो गया, मैसेज जो आपने ड्राफ्ट किया है वो भेजना चाहते हैं वो आपका M हो गया, जिस चैनल के थ्रू आप भेजना चाहते हैं वो आपका C हो गया, जो रिसीवर है जो उसको प्राप्त करेगा उसे R से इंडिकेट कर। जो SMCR मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है इसका फोकस है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस हो सके। कम्युनिकेशन फुल्ली डिपेंड होता है स्किल एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोथ सेंडर एंड रिसीवर, सेंडर और रिसीवर के अंडरस्टैंडिंग और स्किल पे डिपेंड करता है कि कम्युनिकेशन कितना इफेक्टिव होगा। कंपोनेंट ऑफ बैरलोस SMCR मॉडल, पहला जो होता है सोर्स मतलब जो सेंडर जो मैसेज को भेजना चाहता है, जो ओरिजिनेटर होता है उसी को या क्रिएटर को ही हम लोग S से इंडिकेट करते हैं। एलिमेंट ऑफ सोर्स मतलब सेंडर में कुछ बातें होनी चाहिए, पहला कि कम्युनिकेशन स्किल उसका अच्छा होना चाहिए, एबिलिटी होना चाहिए कम्युनिकेट करने का ताकि वो उस चीज़ को रीड कर सके, राइट कर सके, स्पीक कर सके या लिसन कर सके। दूसरा है एटीट्यूड होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए कि आपका कम्युनिकेशन इम्प्रूव करेगा। तीसरा जो आपका सोर्स में आपका आना चाहिए मतलब सेंडर में होना चाहिए वो नॉलेज होना चाहिए, मतलब जो मैसेज को भेज रहा है
उसके सब्जेक्ट के मैटर के बारे में उनको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, उनको समझ होना चाहिए। बेटर नॉलेज बेटर कम्युनिकेशंस को डेवलप करता है, तो इसलिए नॉलेज भी आवश्यक है। और सोशल सिस्टम मतलब जो सोशल बिलीफ है वो इफेक्ट करता है कम्युनिकेशन को। आपका सोशली आपका मजबूत होना चाहिए ताकि कम्युनिकेशन भी बेटर हो सके। कल्चर मतलब होता है बैकग्राउंड, जो मैसेज को इन्फ्लुएंस करता है, मैसेज को प्रभावित करता है। लास्ट है इनकोडर। इनकोडर मतलब हो गया कि कन्वर्ट आइडिया इनटू साइन एंड कोड, मतलब जो आइडिया सेंडर ने भेजा है वो इनकोडर मतलब रिसीवर उसको अपने लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर ले, चाहे उसको अपने समझ में उसको उतार ले कि हाँ मैं इस तरह से समझ गया, या फिर रिटन फॉर्म में उसको कहीं कोड करके रख दे, तो इसे हम लोग बोलते हैं इनकोडर। बैरलो में 4 पॉइंट है। SMCR मतलब M फॉर मैसेज। मैसेज मतलब होता है कंटेंट, सब्जेक्ट मैटर, जो कि आपका ट्रांसफर्ड किया जाता है, जो मैसेज भेजा जाता है वो एक किसी सब्जेक्ट फॉर्म में होगा या किसी कंटेंट में होगा। अब मैसेज के भी कुछ एलिमेंट हैं। पहला है कंटेंट। कंटेंट मतलब हो गया मेन आइडिया या इन्फॉर्मेशन ऑफ मैसेज, मैसेज का मेन आइडिया और इन्फॉर्मेशन कि आपके मैसेज में क्या बताना चाह रहे हैं। दूसरा है एलिमेंट मतलब गेस्चर, बॉडी लैंग्वेज, सिंबल्स, लैंग्वेज, इन सभी को एलिमेंट्स में रखा गया है। तीसरा जो हमारा है स्टेटमेंट मतलब स्टाइल एंड मैनर इन विच मैसेज इज प्रेजेंटेड, जैसे मैसेज किस तरह से प्रेजेंट करना है उसका स्टाइल और मैनर को दिखाता है। स्ट्रक्चर मतलब ऑर्गेनाइज और सीक्वेंस ऑफ द मैसेज, मैसेज का एक सीक्वेंस होता है, जैसे कि अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं तो पेज 1, पेज 2, पेज 3, या ये कंटेंट मतलब पहले टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, मतलब एक सीक्वेंस होना चाहिए। कोड बोलता है आपका सिंबल और लैंग्वेज को यूज इन कम्युनिकेशन। और लास्ट हमारा है चैनल मतलब जिस माध्यम से हम मैसेज को सेंड करना चाहते हैं, मतलब दूसरा और तीसरा आपका मैसेज में ही आ गया। लास्ट कंटेंट हमारा रिसीवर है मतलब पर्सन जो मैसेज को रिसीव करना चाह रहा है या जिसको इंटरप्रेट, जिसको हम लोग मैसेज भेजने का टारगेट बनाए हुए हैं कि हमको इस बंदे तक मैसेज पहुंचाना है, उस रिसीवर को हम इंटरप्रिटेशन का एबिलिटी होनी चाहिए, उसके कुछ कैरेक्टर्स होने चाहिए ताकि वो मैसेज को इनकोड कर सके, मैसेज को समझ सके, मतलब कम्युनिकेशंस को इफेक्टिव बना सके। बैरलो का जो लास्ट एलिमेंट है वो रिसीवर है। रिसीवर कुछ नहीं है, रिसीवर एक व्यक्ति होता है जो सेंडर के मैसेज को अपने ही भाषा में इनकोड करता है या इंटरप्रेट करने का कोशिश करता है, उसी को हम लोग रिसीवर कहते हैं। ये मैसेज को रिसीव करता है या इंटरप्रेट करता है, चाहे जिस तरीके से भी करे, तो इनको हम लोग रिसीवर के नाम से जानते हैं। रिसीवर के भी कुछ विशेषताएं हैं। पहला है कि कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, सोशल सिस्टम होना चाहिए, कल्चर होना चाहिए। अब हम लोग बैरलो के कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंट फीचर्स को समझेंगे, मतलब उसकी कुछ मुख्य विशेषता है। पहला बोलता है कि कम्युनिकेशन इज डायनामिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। पहले भी हम लोग समझे कम्युनिकेशन जो होता है वो डायनामिक होता है, एकदम कंटिन्यूअस है, निरंतर चलने वाला प्रक्रिया है। दूसरा कहता है कि सेंडर और रिसीवर जो है वो मस्ट शेयर द सिमिलर अंडरस्टैंडिंग, मतलब जो सेंडर भेजना चाह रहा है रिसीवर को वही चीज समझना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसका दूसरा मीनिंग निकाल ले। तीसरा कहता है कि एम्फेसाइज द कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल पे एम्फेसाइज करना चाहिए, उस पर जोर देना चाहिए। जो हमारा इंपॉर्टेंस है वो कल्चर, द सोशल सिस्टम इन्फ्लुएंस द कम्युनिकेशन। बैरलो मॉडल का कुछ एडवांटेज भी है। पहला क्या विशेषता है भैया कि ये सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड करने में सिंपल भी है और इजी भी है। दूसरा इसका एडवांटेज है एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेंडर एंड रिसीवर क्लियरली, मतलब जो सेंडर और रिसीवर होता है वो क्लियरली इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दे कि हम क्या भेजना चाह रहे हैं। हाईलाइट इम्पोर्टेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल के इम्पोर्टेंस को हाईलाइट कर देना चाहिए। साथ ही यूजफुल इन एजुकेशन एंड मास कम्युनिकेशन, ये जो होता है वो एजुकेशन और मास कम्युनिकेशंस के लिए यूजफुल होता है। कुछ लिमिटेशंस भी हैं मॉडल का। पहला है कि नो फीडबैक इंक्लूड, होता है कि आपने कम्युनिकेशंस को कितना बेटर किया कि नहीं किया, इस चीज़ का इसमें कोई रोल नहीं होता है, मतलब फीडबैक का रोल खत्म। दूसरा कहता है कम्युनिकेशन सॉ दी वन वे प्रोसेस, बैरलो में कम्युनिकेशन एक वे में दिखाता है, मतलब वन प्रोसेस, या तो मैसेज जाएगा या तो मैसेज आएगा, दोनों आना जाना नहीं होगा। इग्नोर द नॉइज एंड बैरियर, बैरियर और को इग्नोर कर दिया जाता है। और साथ ही लास्ट जो लिमिटेशंस है, नॉट सूटेबल
फॉर मॉडर्न इंटरेक्ट कम्युनिकेशन, मतलब मॉडर्न जो हमारा कम्युनिकेशन है, इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन है, उसके लिए बार्लो मॉडल सूटेबल नहीं होता है। तो नॉइज के बारे में जानेंगे। नॉइज सब जानता है, आप भी इस बारे में जानते हैं। का अर्थ होता है शोर, मतलब वह तत्व जो संदेश को सही आदान प्रदान होने में रुकावट पैदा करता है, जो संचार की प्रभावशालीता को कम करता है, मतलब उसकी इफेक्टिवनेस को, कम्युनिकेशंस की इफेक्टिवनेस को अगर कम करता है, डिक्रीज करता है, तो उसे हम नॉइज के नाम से जानते हैं। नॉइज 3 तरह का होता है, एक फिजिकल नॉइज, दूसरा साइकोलॉजिकल नॉइज, तीसरा सेमेंट्रिक नॉइज। फिजिकल नॉइज वैसे नॉइज को कहते हैं जो भौतिक बाधा, मतलब एक्सटर्नल बाधा के कारण उत्पन्न होता है, जो संदेश को सुनने, देखने, समझने में कठिनाई उत्पन्न कर, फिजिकल नॉइज कहेंगे। इसका उदाहरण है ट्रैफिक का शोर। आप ट्रैफिक में गए, वहाँ बहुत शोर हो रहा है, तो उससे आप देखेंगे कि आपका कम्युनिकेशन इंटरप्ट होगा, आप दूसरे से बात करना चाहते हैं, नहीं कर पाएंगे। लाउड स्पीकर का आवाज इतना तेज होता है जिससे आप दूसरे व्यक्ति से बात करना ना उनकी बातों को सुन सकते हैं। मोबाइल का नेटवर्क की समस्या, आप बात कर रहे हैं, नेटवर्क कट गया, हेलो हेलो करते रह गए, लेकिन आपका आवाज दूसरे तक नहीं पहुंचता। अगर आपका माइक्रोफोन खराब हो जाता है तो भी आपका आवाज सही से दूसरे तक नहीं पहुंच होता है। तो इस तरह का नॉइज को हम फिजिकल नॉइज के नाम से जानते हैं। फिजिकल नॉइज का विशेषता यह है कि वातावरण से संबंधित होता है, ये संचार प्रक्रिया में बाहरी हस्तक्षेप होता है, मतलब एक्सटर्नल इसमें इंटरफेरेंस होता है। साथ ही संदेश की स्पष्टता को प्रभावित करता है, मतलब जो संदेश हम पहुंचाना चाहते हैं उसमें इंटरप्ट करता है, उसको प्रभावित करता है, कम कर देता है। और इसका प्रभाव क्या होता है कि संदेश सही रूप से प्राप्त नहीं हो पाता है और गलतफहमी का संभावना बढ़ जाती है। साइकोलॉजिकल नॉइज क्या होता है? मनोवैज्ञानिक बाधा वैसी बाधा है जो व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक स्थिति के कारण उत्पन्न होता है, जो संदेश को समझने में रुकावट पैदा करती है, उसे हम साइकोलॉजिकल नॉइज के अंतर्गत रखेंगे। इसका उदाहरण है तनाव हो गया, स्ट्रेस हो गया, गुस्सा, एंगर, उदासी, डिप्रेशन, चिंता, एंजाइटी या फियर, ये सभी नॉइज इसके अंतर्गत आते हैं। उदाहरण से समझते हैं, अगर छात्र कोई एग्जाम देने जाता है और वो तनाव में है या किसी एंजाइटी से फंसा हुआ है, तो उस स्थिति में शिक्षक के द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आपको रोल नंबर यहाँ डालना है, कोड यहाँ डालना है, सेंटर कोड यहाँ डालना है, सब्जेक्ट का नाम यहाँ लिखना है, वो ध्यान से नहीं सुन पाता, जिसके चलते वो गलती कर बैठता है। इस तरह का भय या एंजाइटी या स्ट्रेस को हम साइकोलॉजिकल नॉइज के अंतर्गत रखेंगे। साइकोलॉजिकल नॉइज का कुछ विशेषता है। पहला विशेषता यह है कि मन और भावनाओं से जुड़ी होती है। दूसरा, अटेंशन या अंडरस्टैंडिंग को प्रभावित करता है। इसका प्रभाव क्या पड़ता है कि व्यक्ति संदेश को गलत समझ लेता है या उस पर ध्यान नहीं दे पाता है। तीसरा आपका सेमेंट्रिक नॉइज है, मतलब अर्थगत या भाषाई बाधा, वैसी बाधा जो आपका भाषा, शब्द या अर्थ या उनके अर्थ सही ढंग से न समझने के कारण उत्पन्न होती है। तो उस तरह का बाधा को हम सेमेंट्रिक बाधा कहते हैं। मतलब भाषा अगर सही नहीं यूज, शब्द आपने सही यूज नहीं किया है, अर्थ आपने सही से नहीं निकाला, तो इस तरह का नॉइज इसके अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के रूप में कठिन तकनीकी शब्द का प्रयोग कर लिए, अस्पष्ट भाषा का यूज कर लिए, मल्टी मीनिंग वर्ड्स मतलब बहुअर्थीय शब्द को यूज कर लिए, या अनुवाद हमने गलत तरीके से कर दिया। नॉइज हमारा कम्युनिकेशंस को कमजोर करता है, हमारे कम्युनिकेशंस का बैरियर के रूप में काम करता है। अगर कोई शिक्षक किसी क्लासरूम में जाते हैं और वो तकनीकी शब्द, अधिक से अधिक तकनीकी शब्द का प्रयोग करते हैं अपना इमेज बनाने के लिए, छात्र को कुछ समझ में नहीं आता, उसे कुछ पल्ला ही नहीं पड़ता है, तो इस तरह से प्रभावित होने वाले संचार को सेमेंट्रिक नॉइज के अंतर्गत रखा जाएगा। सेमेंट्रिक नॉइज का विशेषता है कि भाषा और अर्थ से संबंधित होता है। दूसरा है कि ये सेंडर और रिसीवर दोनों अलग अलग मीनिंग समझ लेते हैं, एक ही शब्द का दोनों अलग मीनिंग निकाल के बैठे हुए रहते हैं। इसका प्रभाव क्या पड़ता है कि संदेश का अर्थ बदल सकता है या गलत व्याख्या हो सकती है। अब हम लोग कंपैरिजन टेबल से समझते हैं कि तीनों नॉइज में क्या क्या अंतर है। फिजिकल में कहता है कि बाहरी बाधा के कारण उत्पन्न होता है, इसका मुख्य कारण वातावरण है। इसका उदाहरण जो है ट्रैफिक, शोर, नेटवर्क समस्या, ये सभी उदाहरण है। साइकोलॉजिकल नॉइज मतलब मानसिक बाधा है, ये वो तनाव और भावनाओं के कारण उत्पन्न होता है, गुस्सा, चिंता, भय इसका उदाहरण है। सेमेंट्रिक नॉइज क्या होता है? मतलब भाषा संबंधी बाधा है, शब्द का गलत अर्थ के कारण उत्पन्न होता है, कठिन शब्द, अस्पष्ट भाषा का यूज करते हैं, इसका उदाहरण है। अब हम लोग तीनों नॉइज को समराइज करते हैं और एक एक लाइन में उसको समझने की कोशिश करें। पहला, फिजिकल नॉइज मतलब इन्वायरमेंट रिलेटेड बैरियर होता है। साइकोलॉजिकल नॉइज मतलब माइंड इमोशन रिलेटेड बैरियर होता है। सेमेंट्रिक नॉइज मतलब लैंग्वेज एवं मीनिंग रिलेटेड बैरियर्स होता है। अगर हम लोग एक पंक्ति में तीनों नॉइज को समझना चाहें तो फिजिकल नॉइज वातावरण से, साइकोलॉजिकल नॉइज मनोस्थिति से और सेमेंट्रिक नॉइज भाषा एवं अर्थ से उत्पन्न होने वाली संचार बाधाएं हैं। तो कम्युनिकेशंस में आज हम लोग 13
क्वेश्चंस को कवर करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से आपको मैं समझाऊंगा कि क्वेश्चंस किस तरह से बनाए जाते हैं। और इससे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहता है। अगर आपने इसके पीछे लॉजिक्स को पढ़ रखा है, इसकी थ्योरी को आप समझ रखा है, तो इसका मतलब है कि आपके लिए ये स्कोरिंग चैप्टर्स के रूप में साबित होगा। आप किसी तरह का भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से कर लेंगे, अगर इसके पीछे के लॉजिक और इसके पीछे के थ्योरी को आप अगर जानते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एजेंडा सेटिंग थ्योरी जो हमारा है वो सजेस्ट द मीडिया टेल्स पीपल ए व्हाट टू थिंक, बी व्हाट टू थिंक अबाउट, सी हाउ टू थिंक एंड डी व्हेन टू थिंक। तो इसका सही आंसर जो होगा व्हाट टू थिंक अबाउट। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, यही आपका सही आंसर होगा। एजेंडा सेटिंग थ्योरी से दूसरा क्वेश्चन किस तरह से बनाया गया उस चीज को देखिए। सेकंड क्वेश्चन, एजेंडा सेटिंग थ्योरी सजेस्ट दैट मीडिया ए डिटरमाइंस पब्लिक बिहेवियर डायरेक्टली, बी कंट्रोल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, सी इन्फ्लुएंस द इशू पीपल थिंक अबाउट। यहाँ देखिए आपका थिंक अबाउट आ गया, मतलब आपका सही आंसर जो होगा वो सी होगा। मतलब आप अगर किसी टर्म्स को भी अगर आपने याद कर लिया तो उससे भी आप क्वेश्चंस को हिंट करके आप बना सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी आपका एजेंडा सेटिंग थ्योरी से ही बनाया गया है। कहता है कि विच थ्योरी स्टेट दैट कि मीडिया टेल्स पीपल व्हाट टू थिंक अबाउट। देखिए आपका थिंक अबाउट हर बार आ रहा है, दैट मीन्स कि इसका जो की वर्ड्स है आपका थिंक अबाउट है। ए कहता है डिपेंडेंसी थ्योरी, बी कहता है एजेंडा सेटिंग थ्योरी, सी कहता है कल्टीवेशन थ्योरी, डी हाइपोड्रोमिक नीडल थ्योरी। मतलब सही आंसर आपका होगा एजेंडा सेटिंग थ्योरी। इसका जो की वर्ड आप याद कर लीजिएगा कि थिंक अबाउट के बारे में अगर किसी तरह का क्वेश्चन है तो वो आपका एजेंडा सेटिंग थ्योरी का ही क्वेश्चन रहेगा। मतलब कम्युनिकेशन से क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं आते हैं, लेकिन उसको थोड़ा घुमाने का तरीका ये है। ये मैं आपको 1 2 3 इसलिए सेट किया था ताकि आप क्वेश्चंस को किस तरह से घुमाया जाता है उस चीज़ को आप समझ सकें। सिर्फ आप एजेंडा थ्योरी पढ़ लिया और इस तरह के क्वेश्चंस को अगर आप नहीं किए तो वहाँ पे आपको एग्जाम में दिक्कत आ सकता है। तो जो भी टॉपिक पढ़िए तो उसमें थोड़ा सा आप ट्विस्ट करके देखिए ताकि किसी तरह का भी क्वेश्चन आए तो आप उसको आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन 4, नॉइज इन कम्युनिकेशन रेफर टू। कम्युनिकेशन में नॉइज क्या रेफर करता है? इफेक्टिव स्पीकिंग, बैरियर इन कम्युनिकेशन, फीडबैक, रिसीवर रिस्पॉन्स। अगर आप मेरे थ्योरी को देखे होंगे तो आपको मैं ये कवर किया हूँ कि नॉइज इन कम्युनिकेशन आपका बैरियर इन कम्युनिकेशन को रेफर करता है। मतलब आंसर इसका बी होगा। पांचवा क्वेश्चन कहता है द कम्युनिकेशंस मॉडल विच एम्फेसाइज फीडबैक एंड सिमिल्टेनियस इंटरेक्शन। ए लैसवेल मॉडल, बी सैमन वेबर मॉडल, सी आपका ट्रांजैक्शनल मॉडल और डी हो गया एरिस्टल मॉडल। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ट्रांजैक्शनल मॉडल आपको फीडबैक पे और सिमिल्टेनियस इंट्रैक्शन पे फोकस करता है, मतलब एम्फेसाइज करता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो आपका सी होगा, ट्रांजैक्शनल मॉडल। क्वेश्चन 6 कहता है सेमेंटिक बैरियर इन कम्युनिकेशंस अराइज ड्यू टू। सेमेंटिक बैरियर किस कारण से आता है? ए फॉल्टी इक्विपमेंट, बी फिजिकल डिस्टर्बेंस, सी आपका मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड, डी आपका होता है पुअर हैंड राइटिंग। तो इसका सही जो सेमेंटिक बैरियर होता है वो आपका मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड होता है। मतलब सही आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, स्पायरल ऑफ साइलेंस थ्योरी इज एसोसिएटेड विथ। स्पायरल ऑफ साइलेंस किस थ्योरी से जुड़ा हुआ है? तो ए ऑडियंस बिहेवियर, बी पब्लिक ओपिनियन सप्रेशन, डी मास परसुएशन, डी आपका होता है मीडिया डिपेंडेंसी। तो सही आंसर इसका जो होगा वो पब्लिक ओपिनियन सप्रेशन आपका स्पायरल ऑफ साइलेंस थ्योरी से जुड़ा हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एग्जाम्पल ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। आप जानते हैं दो तरह का कम्युनिकेशन होता है, वर्बल एंड नॉन वर्बल। तो वर्बल कम्युनिकेशंस का एग्जांपल पूछ रहा है तो ए फेशियल एक्सप्रेशन, बी साइन लैंग्वेज, सी आपका रिटन लेटर और डी है आपका हैंड गेस्चर। तो सही आंसर आपका होगा रिटन लेटर इज ए एग्जाम्पल ऑफ वर्बल इज एग्जाम्पल ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 9, विच कम्युनिकेशन मॉडल एम्फेसाइज फीडबैक मोस्ट प्रोमिनेंटली। कहता है कि कौन सा ऐसा मॉडल है जो फीडबैक पे ज़्यादा जोर देता है? ए अरिस्टल मॉडल, बी लैसवेल मॉडल, सी सैमन वेबर मॉडल, डी आपका ट्रांजैक्शनल मॉडल। तो सही आंसर इसका होगा ट्रांजैक्शनल मॉडल फीडबैक पे ज़्यादा फोकस करता है। अब हम लोग यूजीसी नेट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस क्वेश्चंस को देखते हैं। अगस्त 2024 में 4 क्वेश्चन पूछे गए, उन चारों क्वेश्चन को एक एक करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एशियन साइट इन इंडिया इज नॉन फ्रॉम द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशंस। ऑप्शन ए धोलावीरा,
ऑप्शन बी आपका भीमबेटका, सी आपका है रॉपर, डी सिनावली। तो सही आंसर इसका होगा भीमबेटका इज ए ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का करेक्ट डेफिनेशन कौन है उसके बारे में पूछ रहा है। ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, सर्चिंग एंड टेलिंग, बी प्रोसेस ऑफ सेंडिंग, रिसीविंग, interpreting the message, C communication in social interaction through the message, और D process of thinking, writing and channelizing the message। तो इसका सही आंसर B और C दोनों होगा, क्योंकि उसमें आपका सेंडिंग, रिसीविंग और इंटरप्रेटिंग ये तीनों का मिक्सअप होता है। साथ ही सोशल इंटरेक्शन थ्रू दी मैसेज ये भी आपका होता है। इसको इसलिए काट दिया क्योंकि थिंकिंग आपका कम्युनिकेशंस का डेफिनेशंस में नहीं आता है। राइटिंग आता है, चैनलाइजिंग आता है, लेकिन आपका थिंकिंग नहीं आता है। तो इसमें 4 ऑप्शन बनाए गए, ए बी, बी सी, बी डी और बी सी। तो सही आंसर आपका बी सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है विदाउट हुम द कम्युनिकेशन प्रोसेस कैन नॉट बी कंप्लीटेड। ए रिसीवर, बी मीडिया, सी राइटर और डी आपका एक्सपर्ट। कम्युनिकेशन प्रोसेस में कई एलिमेंट की आवश्यकता होती है। अगर प्रोसेस में एक्सपर्ट के द्वारा कम्युनिकेशंस को राइट कर दिया गया और राइट करके उसको मीडिया के थ्रू उसको भेजने की कोशिश किया गया, अगर वो चला गया उसके बाद अगर लास्ट में रिसीवर उसको रिसीव नहीं किया, दैट मीन्स कि कम्युनिकेशंस कंप्लीट नहीं होगा, मतलब कम्युनिकेशन प्रोसेस अधूरा ही रह जाएगा। इसलिए इसका आंसर आपका ए सही आंसर होगा। और सबसे लास्ट क्वेश्चन जो आपका 2024 में पूछा गया है वो है अरेंज द फॉलोइंग 4 स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन इन प्रॉपर सीक्वेंस। प्रॉपर सीक्वेंस में उसको दिखाना है कि कम्युनिकेशंस का स्टेज कैसे पूरा किया जाता है। 4 स्टेज होते हैं, उन चारों स्टेज को आपको एक सीक्वेंस में सजाना है। ए में दिया हुआ है ट्रांसमिशन, बी में दिया हुआ है इनकोडिंग, सी में आपका सेंडर और डी में फीडबैक। तो पहला सेंडर मैसेज को सेंड करता है, मतलब मैसेज को लिखा, उसके बाद उसको इनकोडिंग किया, उसके बाद ट्रांसमिशन किया और लास्ट में मैसेज पहुंचा कि नहीं पहुंचा उसका फीडबैक लेता है। इस क्वेश्चन में जो सही सीक्वेंस बन करके आएगा वो आपका CBAD, मतलब सही आंसर ए होगा। तो इस तरह से हम लोग देखें कि कम्युनिकेशंस से किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप कम्युनिकेशंस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं तो आपको थोड़ा सा क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना आवश्यक है। आपको मॉडल टेस्ट पेपर और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बार बार लगाना चाहिए ताकि आपका एग्जाम हॉल में जाने से पहले कॉन्फिडेंस पूरी तरह से स्ट्रांग हो और आपका एग्जाम एक ही अटेम्प्ट में क्लियर हो सके। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि उनका भी कुछ ना कुछ हेल्प हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।